हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद कि अच्छे होंगे। और आपके लिए ज्ञान घर वेलकम करता है। सिलेक्शन के लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि आप सिलेक्ट हो जाएं, बीपीएससी टीचर, अच्छे शिक्षक बन करके, ठीक है ना, ज्वाइनिंग करें। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आपके लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। बहुत अच्छा, अगर आप रेगुलर वे में प्रैक्टिस कर रहे होंगे तभी आप आकलन कर सकते हैं कि लेवल बहुत अच्छा हो गया होगा। ठीक है, यानी ज्ञान घर लगातार, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से लगातार बने रहें। जो भी होगा बेहतर कंटेंट देने के प्रयास किया जा रहा है, क्वेश्चन के ही माध्यम से कंसेप्ट को डिलीवर करने का भी प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए, आपका टाइम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपके टाइम को किल ना करूं। आते हैं हम लोग सेट पे डायरेक्ट। ठीक है, चलिए। उम्मीद कि अपनी जिम्मेदारी आप निभा रहे होंगे, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को दोस्तों से शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, लोगों से बता भी रहे होंगे कि ज्ञान घर, ठीक है, मेहनत कर रही है। हाँ, अब कर रही है कि नहीं कर रही है तो आप बेहतर जानेंगे। मेरा तो काम होता है कि क्वेश्चन के थ्रू आपको कंसेप्ट बताए और क्वेश्चन टकरा दे एग्जाम में। क्या हो, क्वेश्चन टकरा दे। चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि लेडिक सेल्स। तो लेडिक सेल क्या है क्या, तो याद रखिएगा कि लेडिक सेल जो होता है ये क्या कहते हैं, मेल पार्ट में स्पर्म जनरेशन का काम करता है, यानी स्पर्म बनाने का काम करता है। एक सेक्स हार्मोन होता है, उसका नाम होता है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन्स। ठीक है, सिचुएटेड कहाँ होता है, तो याद रखिएगा कि जो होता है ये सेमिनल फिलस ट्यूब्यूल जो होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है, उसी के पास एक वाल होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टेशियल वाल या इंटरस्टेशियल सेल कह लीजिए, या वहीं पे जो ग्रुप ऑफ सेल होता है उसी को हम लोग टिश्यू कहते हैं, उत्तक कहते हैं। यानी आपका लेडिक सेल जो प्रेजेंट होता है इंटरस्टेशियल उत्तक के पास होता है और इसका मुख्य काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावित करना, रिलीज करना। तो आपका ये आंसर जो होगा शुद्ध रूप से कौन सा आंसर हो जाएगा, ये लेडिक सेल आर प्रेजेंट इन इंटरस्टेशियल स्पेस या टिश्यूज या सेल, और ये क्या रिलीज करता है, एंड्रोजन रिलीज करता है। राइट, चलिए ठीक है। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ही दूसरा नाम क्या है, एंड्रोजन है। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक द्रव्यमान जो है यानी स्प्रिंग कुंडली से जो है ऑक्सीलेट कर रहा है, डोल रहा है। ठीक है, विथ टाइम पीरियड कितना, 2 सेकेंड तक, यानी 2 सेकेंड तक ये ऑक्सीलेट कर रहा है, डोल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी आवृत्ति कितना होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो याद रखिए कि एक मास है जो डोल रही है आपको। ठीक है, टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड आपका दे दिया 2 सेकेंड, और आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ दिया है। और फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं, आवृत्ति जानते हैं, क्या जानते हैं, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है, बिल्कुल आपने सही कहा कि टाइम का व्यतक्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल होता है। और टाइम आपका दे दिया कितना, 1/2, ये काटेगा तो कितना हो जाएगा, 0.5 हर्ट्स। यानी आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, हर्ट्स होता है। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0.5 हर्ट्स। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी की बात आई, दो बात यहाँ पे याद रखिएगा, आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि डीसी करंट जो होता है, डिश धारा, उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो डिश धारा में फ्रीक्वेंसी जो होती है आपका 0 हर्ट्स होती है। वहीं पे आपका एसी की बात करें तो एसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है कितनी होती है, एसी में फ्रीक्वेंसी आप याद रखिएगा 50 हर्ट्स होती है। कितना होती है, 50 हर्ट्स एसी में, और डीसी में कितना, 0 हर्ट्स होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, थोड़ी आज स्पीड करेंगे प्रैक्टिस सेशन आप, यानी अब तो तैयारी क्या हो गया, पीक लेवल पे है, तो क्वेश्चन देखते ही आंसर आना चाहिए हमारा। द फॉलोइंग कन्वर्सेशन इज नॉन एज, यानी इस तरह का कन्वर्सेशन क्या कहलाएगा। तो याद रखिए दे दिया आपको, क्या दिया है, यहाँ पे दे दिया है आपका क्लोरीन वाला। तो याद रखिए PdBSO4 जब भी रहेगा ना, तो PdBSO4 का काम है क्लोरीन को भगाना और हाइड्रोजन को जोड़ना, क्लोरीन को भगाना और हाइड्रोजन को जोड़ना। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इसको हम लोग कहते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड, मतलब बेंजल्डिहाइड ग्रुप बना लिया ही। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन, यानी किसी रिएक्शन में जब बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा और साथ ही हाइड्रोक्लोरिक भी बनेगा HCl, तो इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, रोसेलमंड रिएक्शन। क्या कहते हैं, रोसेलमंड रिडक्शन भी कहते हैं या रोसेलमंड रिएक्शन भी कहते हैं। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर आपसी बात कर ले कि गैटरमन कोच रिएक्शन क्या होता है, तो याद रखिए कि गैटरमन कोच रिएक्शन जो है ना, जिससे ये बना है, इससे क्या, इसका इस्तेमाल क्या करेगा, गेटरमैन रिएक्शन बनाने में करेगा। तो गेटरमैन रिएक्शन बेंजीन रिंग लेता है और इसमें कार्बोनिल जोड़ता है और HCl जोड़ता है। ठीक है ना, और इससे ये बना लेता है, क्या बनाता है बताइए, बोलिए, इससे बनाता है आपका एल्डिहाइड। ठीक है, कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर बनाता है। आई बात समझ में। तो ये किसका है, ये आपका गेटरमैन रिएक्शन का है। यहीं पे अगर आपसे पूछ दिया जाए स्टेफन रिएक्शन, क्या पूछे, स्टेफन रिएक्शन पूछे, तो याद रखिएगा कि स्टेफन रिएक्शन में जो होता है, स्टेफन रिएक्शन आपका जो होता है
स्टेफन रिएक्शन में RC डबल बॉन्ड ये प्रेजेंस होता है हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में, और यहाँ से ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। बस सिंपल सा स्ट्रक्चर रखिए, ये कीटोन के स्ट्रक्चर में जाएगा। क्या जाएगा? कीटोन के स्ट्रक्चर में जाएगा। यानी आप इसको फिर एक फॉर्मेशन में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक बॉन्डिंग यहाँ पर रहेगी हाइड्रोजन, तो या आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्टेफन रिएक्शन कहलाता है। यानी नाइट्रोल ग्रुप से एल्डिहाइड बन जाता है, इसको हम लोग कहते हैं स्टेफन रिएक्शन। और एडवार्ड रिएक्शन भी कुछ इसी तरह से होता है। क्या होता है? एडवार्ड रिएक्शन भी कुछ इसी तरह से होता है, ठीक है ना। आर हो गया आपका C ट्रिपल बॉन्ड N, ये SnCl2 के रेस्पेक्ट में होता है। क्या होता है? SnCl2 के रेस्पेक्ट में होता है, ठीक है ना, बोलिए। और ये बनाता है RC डबल बॉन्ड N, और यहीं से हाइड्रोजन जोड़ लेता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, मतलब आपका स्टेफन रिएक्शन हो गया, एडवार्ड रिएक्शन हो गया, ये साइनाइड ग्रुप से है। पकड़ने का तरीका, गेटरमैन रिएक्शन में एल्डिहाइड बनावेगा, ठीक है ना, और रेसलमैन रिएक्शन में क्लोरीन को भगा करके HCl बनावेगा, ठीक है। गेटरमैन रिएक्शन में HCl यूज किया गया था, और रोसनमैन रिएक्शन में क्या होगा? HCl बनेगा, प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। चलिए ये याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन, यानी सेमिनल प्लाज्मा जो होता है, सेमिनल प्लाज्मा सेमिनल झिल्ली में सीमेन चिपचिपा जेली सब्सटेंसेस होता है, उसमें क्या पाया जाता है? किसकी प्रचुरता मात्रा, यानी किसकी मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो याद रखिएगा कि फ्रूक्टोज, जो सीमेन को एनर्जी प्रोवाइड करता है वो हमारा फ्रूक्टोज है, और उसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, और उसमें कुछ सर्टेन एंजाइम भी होता है। कौन सा एंजाइम? याद रखिएगा, एक्रोजाम्स। एक्रोजाम्स कौन रिलीज करता है? गोल्गी बॉडीज करता है, ये याद रखिएगा। तो यानी सेमिनल प्लाज्मा में कौन क्या होता है? फ्रूक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, और सर्टेन एंजाइम्स होता है। और इस एंजाइम में कौन होता है? एक्रोजाइम। एक्रोजाइम कौन सिक्रीट करता है? तो याद रखिएगा, एक्रोजाइम जो है गोल्गी बॉडीज या गोल्गी ऑपरेटर्स, याद रखिए, गोल्गी ऑपरेटर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलिए, सीमेन में एनर्जी के फॉर्म में कौन क्या कहते हैं? फ्रुक्टोज, माइंड में रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या करा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ RNA, कौन सा फंक्शन है जो RNA का नहीं है? तो देखिए RNA प्रोटीन का मैसेंजर करता है, मैसेजिंग है, उत्प्रेरक का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है, बहुत अच्छा, एडेप्टर का काम करता है, ठीक है ना, कलेक्ट करने का काम करता है, मोडिफाई यानी संरचना का काम नहीं करता RNA, संरचना का काम करता है DNA, ये याद रखिएगा। तो आपका जो पूछा कि कौन सा है जो RNA का फंक्शन नहीं है, तो मोडिफायर RNA का फंक्शन नहीं है, मैसेंजर RNA का फंक्शन है, कैटलिस्ट RNA का फंक्शन है, एडेप्टर RNA का फंक्शन है, बट मोडिफायर RNA का फंक्शन नहीं है, ये माइंड में रखिएगा, ठीक है। और कहेगा कि कौन सा एमिनो एसिड जो है RNA में नहीं पाया जाता, तो याद रखिएगा थायमिन नहीं पाया जाता है। और वही बात करेगा DNA में क्या नहीं पाया जाता, तो DNA में यूरासिल नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या करा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू DNA, तो DNA जो होता है DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन में, इट इज लॉन्ग पॉलीमर, बिल्कुल सही बात है। इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस, बिल्कुल। इट इज अ बेसिक, देखिए यहाँ न्यूक्लिक एसिड है, यहाँ बेसिक दे दिया, तो यही आपका स्टेटमेंट गलत हो रहा है। फर्स्ट आइडेंटिफाई द फ्रेडरिक मेस्चर, यानी ये बिल्कुल, यानी पहली बार इसके बारे में पहचान किसने दिया था? तो फ्रेडरिक मेस्चर ने दिया था, ठीक है। और DNA जो होता है न्यूक्लिक एसिड होता है, नॉट अ न्यूक्लिक बेस या बेस होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आपका C नंबर इधर इनकरेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न कह रहा है इच सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय, यानी प्रत्येक सेमिनिफरस जो ट्यूब्यूल्स होता है वो आपका जो लैंड होता है, जो कनेक्टेड होता है किससे? तो याद रखिएगा, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो होता है ये स्पर्मेटोगोनिया, मतलब शुक्राणुजन का संचालन करती है। और दूसरा बात, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो है ये सर्टोली सेल का बना होता है। किसका होता है? सर्टोली सेल का बना होता है। इसका मतलब दो आंसर होगा इसमें, A और C इज द करेक्ट आंसर, यानी बोथ A एंड B इज द करेक्ट आंसर। यानी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो होता है स्पर्मेटोगोनिया, ये मतलब शुक्राणुजनन होता है, और वो वहाँ पे जो सेल होता है उस सेल को हम लोग सर्टोली सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्टोली सेल कहते हैं, ये मान में रखिएगा, ठीक है। आइए, द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड बाय CO3 माइनस आयन, देखिए CO3 माइनस आयन है, तो इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे? तो इसका स्ट्रक्चर मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को आता होगा, ठीक है। कार्बन 4 बार बनाती है, तो एक इस पे नेगेटिव होगा, एक इस पे नेगेटिव होगा,
ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये आपका 2 हो गया। जब भी रेजोनेटिंग की बात करेगा तो देखिए, या किसी एक तरफ यानी किसी एक साइड को फिक्स कर दीजिए, किसी एक साइड को फिक्स कर दीजिए। तो अब देखिए, अगर आप इसको फिक्स करते हैं इधर वाले को, तो एक बार नेगेटिव चढ़ करके कहाँ आएगा, यानी अब जो है ये आपका यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो नेगेटिव यहाँ चल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? एक साइड को आप जो है फिक्स कर दीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड यहाँ था। अब यानी क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ उठ करके चला जाए, तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? और क्या करें, एक बार सिचुएटेड है यहाँ आपका जो डबल बॉन्ड है कहाँ पे आ जाए, यानी कुल मिला एक यहाँ था, एक ही बार यहाँ आया और एक बार कहाँ आया यहाँ, यानी कुल मिलाकर के जो रेजोनेटिंग, यानी रेजोनेट का मतलब होता है कि पाई बॉन्ड का मूविंग, पाई बॉन्ड का मूविंग या नेगेटिव चार्ज का मूविंग, यानी टोटल जो स्ट्रक्चर इसका कितना बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, ठीक है, चलिए, यानी 3 स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है। देखिए, द अर्थ इज एन ओपन सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू, यानी अर्थ जो है एक खुला सम्मान है, सम्मानित करता है किसके लिए, तो याद रखिएगा ऊर्जा के लिए। ब्रह्मांड में यानी अनलिमिटेड एनर्जी है, जितना चाहे आप यूज कर लीजिए। ठीक है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो वही चीज़ है, यानी खुला, पृथ्वी खुला है, जहां तक नजर उठे वहां तक देखिए। ठीक है, बस रुकिए मत। देखिए, इन अनकली अर्थ मेटल्स द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द फ्लोइंग डेट विल इंक्रीज फ्रॉम बेरिलियम टू बैरियम, ये क्वेश्चन शायद कराया हुआ है। बेरिलियम टू बैरियम जो है ये सेम ग्रुप का है, तो जब सेम ग्रुप से हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो साइजवा इंक्रीज करता है। क्या करता है, साइज इंक्रीज करता है, तो रेडियस इंक्रीज करेगा, रेडियस इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और उसके साथ साथ क्या करेगा, न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीज करता है। आयनाइजेशन एनर्जी कांस्टेंट होता है, रिमेन सेम होता है सभी का। तो आपका न्यूक्लियर चार्ज हो गया और एटॉमिक रेडियस, ये दोनों बढ़ेगा, तो 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर, 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, द आयोपिक नेम ऑफ द बिलो मेंशन कंपाउंड्स इज, ये क्वेश्चन बता करके हैं और इसका आंसर करिएगा। प्रीवियस कल वाला क्लास अगर आपने देखा होगा तो वही क्वेश्चन है, आप इसका आंसर करिएगा। ठीक है, जो कल मैं करा चुका हूं क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा, स्किप करूंगा, और उसको देख करके आप आंसर करिएगा। विच हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो याद रखिए मोलिब्डेनम का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, जिसका मास ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, अल्कली मेटल थ्रू वाइड इम्पैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कलर टू द फ्लेम बिकॉज, यानी कह रहा है कि जो अल्कली धातु है वो उसमें वाइट इम्पैक्ट जो कैरेक्टरिस्टिक लक्षण होता है कलर का, और बिल्कुल अच्छा कलर होता है जब यानी फ्लेम, यानी उसका जो फ्लेम का कलर होता है वो वाइट होता है, किसके वजह से, तो याद रखिएगा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक्साइटेड और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, एक्साइटेड और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से। आइए अगला प्रश्न, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉपर रॉड कैरिंग डायरेक्ट करंट इज, तो डायरेक्ट करंट में जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड द रड भी होता है और आउटसाइड द रड भी होता है, मतलब रड के अंदर भी रड के बाहर भी। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिशा दोनों हो जाएगा हमारा, यानी सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम बायोट-सैवर्ट लॉ, तो याद रखिए बायोट-सैवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालना आसान है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालना आसान है, फ्लक्स डेंसिटी निकालना आसान है, परमेबिलिटी निकालना आसान है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निकालना नहीं, यानी बायोट-सैवर्ट लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकाला जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला जा सकता है, फ्लक्स डेंसिटी निकाला जा सकता है, परमेबिलिटी निकाला जा सकता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाला जा सकता है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला भी मैंने बता करके हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर समय मिले आपको तो। देखिए क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द 5 ओम रजिस्टर, यानी 5 ओम के रजिस्टर के बीच में आपसे वोल्टेज पूछा है, तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था। जो भी जिसका भी पूछे क्वेश्चन आपके सामने रहेगा और आप रहिएगा, जिसका पूछे उसको 1 मान लीजिए। ठीक है, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, V इक्विवेलेंट इंटू R1 बाई R इक्विवेलेंट। ये सभी प्रतिरोध का आपस में सीरीज में है, तो सीरीज में होगा था जोड़ दी 5 10 15 15 15 30 हो जाएगा। अभी इक्विवेलेंट टोटल वोल्टेज कितना है 12, तो 12 रखिए, 12 इंटू R1 कितना है 5 पे पूछ रहा है, और R इक्विवेलेंट कितना 30, ये आपका हो जाएगा
6 दूना 12, 6 5 30, 5 से 5 कर जाएगा 2 वोल्ट। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, यानी कराया हुआ क्वेश्चन है, डिले मत करिए। एन इलेक्ट्रोफाइल एमंग द फॉलोइंग इज, यानी इसमें से जो दिया हुआ कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो याद रखिए जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होता है, याद रखिए। तो R3C जो होता है ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज वाला होता है, तो यहाँ सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। बाकी OH नेगेटिवली चार्ज होता है, NC नेगेटिवली चार्ज होता है, कार्बोनिल ग्रुप नेगेटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रल भी होता है। तो कार्बोनिल, ये याद रखिए इलेक्ट्रोफाइल जो होता है सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज वाला, उसके बाद न्यूट्रल वाला, बस इतना याद रखिए। सबसे अच्छा पॉजिटिव चार्ज वाला, उसके बाद न्यूट्रल वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, वही न्यूक्लियोफाइल की कहा जाता है, तो सबसे अच्छा नेगेटिव चार्ज, उसके बाद कौन हो जाएगा, उसके बाद लोन पेयर डोनेटर वाला। ठीक है, चलिए ये सब ट्रिक माइंड में रखते रहिए और जहां तक संभव होता हम बताते चलते हैं आपको। देखिए, आयोडीन ऑन रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड फॉर्म्स, जब आयोडीन को रिएक्ट करते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, तो ये बना लेता है हमारा HiO3। क्या बनाता है? HiO3। ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट। ठीक है, जब आयोडीन को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो बनाता है HiO3। ठीक है, चलिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि आज थोड़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, थोड़ी स्पीड मोड में होगी। ठीक है, बिकॉज की मैक्सिमम क्वेश्चन कराया हुआ, ये सिर्फ आपको चेक करना है कि आप इसमें से कितना क्वेश्चन को कर पाते हैं। कह रहा है क्या, द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस अराउंड एनी क्लोज पाथ इन नेटवर्क इज इक्वल टू, कह रहा है क्या, क्लोज पाथ में जब हम लोग अलजेब्रिक सम करते हैं, यानी अलजेब्रिक सम सभी वोल्टेज को आपस में जोड़ते हैं, तो वो किसको इक्वल के बराबर होता है? तो याद रखिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स एम्पियर लॉ, जितना भी इनपुट हो रही है वो सब इक्वल हो जाता है 0 के। ये याद रखिएगा, किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है, याद रखिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बोलिए? आंसर हो जाएगा डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न क्या है आपका। द करंट इन अ वायर पासिंग नॉर्मली थ्रू द सेंटर of a conducting loop is increasing at a constant rate, what is the net current induced in the loop, यानी इसका जो कह रहा है क्या कि एक प्रवाहक की लूप में के केंद्र से के समान से जो है ना, समान से वाले तार से जो क्या कहते हैं धारा प्रवाहित हो रही है, तो केंद्र पर जो है, केंद्र पर इंड्यूस्ड करंट का मान कितना होगा? तो केंद्र पर किसी का भी पूछे तो केंद्र पर जो करंट का मान होगा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, the current passing through a resistor in a circuit is 1 ampere when the voltage across the same resistor is 10 volt, what is the value of current when the voltage across the resistor, कह रहा है कि विद्युत धारा पास कराया जाता है एक प्रतिरोध से, जिसमें प्रतिरोध में धारा का मान कितना है? 1 एम्पियर, और जब वोल्टेज कह रहा है उसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल विभव कितना है? याद रखिए 10 वोल्ट। आप याद रखिए आपका दिया हुआ करंट कितना है? 1 एम्पियर, और वोल्ट दे दिया है, वोल्ट कितना है? 10 वोल्ट। तो इससे आप प्रतिरोध निकाल सकते हैं कि उस रजिस्टर का प्रतिरोध कितना होगा। तो V इक्वल टू R इक्वल टू क्या होता है? V बाई आई। V कितना है? 10 बाई आई, तो 1 हो जाएगा, तो यानी आपका 10 ओम हो गया। अब आगे कह रहा है क्या कि अब रजिस्टर जो हो गया हमारा 10 ओम हो गया, इस पे जो सप्लाई किया जा रहा है कितना? इस पे सप्लाई किया जा रहा है 8 वोल्ट। आपसे पूछा करंट का मान कितना होगा, तो आप यहाँ से निकाल दीजिए। वोल्ट कितना? 8, करंट कितना निकल जाएगा? करंट बराबर होता है V बाई आर। तो V कितना है बताइए? 8 दिया है, प्रतिरोध कितना? 10, तो ये कट करके कितना हो जाएगा? 0.8 एम्पियर हो जाएगा। है क्या आंसर में? यानी जो क्वेश्चन कहे उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए, यानी पहला वाला से जो दिया हुआ था उसको निकाल लेंगे, उससे हमारा ओम प्रतिरोध निकल जाएगा, और उस वही प्रतिरोध हमारा कंडक्ट करेगा क्या? 8 वोल्ट को। उस 8 वोल्ट से 10 प्रतिरोध में हमारा एम्पियर कितना जाएगा, करंट कितना जाएगा, उसको निकाल लेना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू द कंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड विल बी। आपको मैंने बताया था चार्ज का फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला Q बराबर IT होता है। यानी कह रहा है कि 5 एम्पियर यानी करंट जो है पास किया जा रहा है। ठीक है, 5 एम्पियर करंट को पास करा जा रहा है 1 सेकेंड में, पर सेकेंड में। ठीक है, तो उसमें उस 5 एम्पियर द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन जो है पास किया है, उस 5 एम्पियर द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन पास किया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है। और मैंने चार्ज का बताया फॉर्मूला Q बराबर NE भी होता है। यही आपसे N पूछा कि कितना इलेक्ट्रॉन पास किया है, I कितना है 5, टाइम कितना 1 सेकेंड तक है। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, पुट कर दीजिए आप, n बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 और कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर -19। इसको ऊपर लेके जाइए, कितना हो जाएगा बोलिए, डायरेक्ट पुट कर दूं यहाँ पे 10 के पावर 19 कर देता हूँ। ठीक है, चलिए हट जाएगा यहाँ से, ये डिसिमल हटाएगा तो 50 आएगा, 16×48 यानी 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगा इंटू 10 के पावर 9, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग। तो आपका बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। मतलब कैलकुलेशन को फास्ट रखिए, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ठीक है, बस यानी एक भी चीज़ मैं डायरेक्ट आंसर नहीं कर रहा हूँ और रटा भी नहीं रहा हूँ, सारा चीज़ का प्रोसेस एक्सप्लेनेशन है और इसको थोड़ा स्पीडिंग लाने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, बेंजोइक एसिड ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम प्रोड्यूसेज। मैंने आपको बताया था कि बेंजोइक एसिड जब सोडा लाइम के प्रेजेंस में मतलब NaOH और प्लस CaO को प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो ये बनाता है बेंजीन। डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रखिए, बेंजीन बनाता है प्लस CaCO3 मार्बल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो बेंजीन बनाता है, ये याद रखिए डायरेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, द स्पेसीज एमंग द फॉलोइंग दैट इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल इज, यानी मैंने आपसे बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा वो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो न्यूट्रल होगा वो भी होगा, जो नेगेटिव वाला होगा वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। तो नेगेटिव वाला हमारा जो है Cl है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, याद रखिए। ठीक है, वेन 22.4 लीटर मतलब 22.4 लीटर जो है हाइड्रोजन गैस को मिक्स किया जाता है 11.2 लीटर Cl2 से, इच एट STP द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म इज इक्वल टू, आपसे मोल पूछा है और ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल करा करके हूँ, अगर आपको है महसूस हो रहा होगा तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चेक करके इसको हमें कमेंट करके आंसर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम करा करके हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन हम आपको करा करके हैं, इससे पता चलेगा कि आप को समझ में आती है या नहीं आती। इसका आंसर जो है कमेंट करके मुझे चाहिए, हो सके तो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बना करके भी आंसर सॉल्यूशन सेंड करिएगा। ठीक है, बता करके हम ऑलरेडी आपको, नहीं है तो प्रीवियस में आपका दिया हुआ उसको चेक कर सकते देख सकते हैं। चलिए, LiF इज स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज इट हैज़, मैंने आपको बताया था कि लिथियम और फ्लोराइड दोनों की साइज छोटी होती है और छोटी होने के कारण इसमें लैटिस एनर्जी ज़्यादा होता है। ठीक है, लैटिस एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ये याद रखिए, इसके कारण सोल्यूबल होता है। और जब सोल्यूबल हो गया तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होने के कारण यहाँ सोल्यूबल पूछा है तो इसमें लो हाइड्रेशन एनर्जी होगा, क्या होगा, एंथैल्पी की बात कर, लो हाई लैटिस एनर्जी, याद रखिए। अगला प्रश्न है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग फॉर न्यूक्लियोफाइल इज, तो न्यूक्लियोफाइल के बीच इनकरेक्ट स्टेटमेंट है न्यूक्लियोफाइल इज लेविस एसिड, बिल्कुल सही बात है। अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, बहुत अच्छा, मैंने अभी आपको बताया। और न्यूक्लियोफाइल अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बिल्कुल, न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, द करंट थ्रू द 5 एम्पियर ओम यानी 5 ओम रजिस्टर इज, यानी आपसे इसमें पूछा कि 5 ओम के रजिस्टर के बीच कितना जो है करंट पास होगा। यहाँ पे करंट पूछा तो मैंने अभी बताया आपको कि I1, जिसका भी पूछे I1, और I1 बराबर क्या हो जाए I इक्विवेलेंट इंटू क्या होगा R1/R इक्विवेलेंट, पुट कर दीजिए, दोनों आपका पैरेलल में है, पैरेलल में होगा तो हमारा फॉर्मूला, सबसे पहले तो टोटल करंट निकाल लीजिए, तो टोटल करंट कितना होगा, टोटल वोल्ट हमारा सप्लाई हो रहा है 4, 6, 10, 8, 18 वोल्ट सप्लाई हो रहा, और हमारा प्रतिरोध कितना हो जाएगा बोलिए 45, यानी हमारा पास जो है आई टोटल जो निकलेगा 18/45/14, इसको ऊपर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा 18 × 14 बाई कितना 45, इसको काटिएगा तो 5.6 आ जाएगा, आई इक्विवेलेंट कितना निकलेगा 5.6, पुट कर दीजिए 5.6 इंटू कितना है, किसने पूछा है बोलिए, R1 कितना 5 और बाई R इक्विवेलेंट कितना निकल गया 45/14, इसको ऊपर लेके आ जाइएगा तो कितना हो जाएगा 5.6 इंटू 5 इंटू 14 अब बटे कितना 45, 5 9 45 हो जाएगा, 9 7 83, कुछ भी काट करके आएगा अपना समथिंग, हो सकता है इसमें आंसर नहीं भी हो तो जो आया आंसर बना लीजिएगा। ठीक है, या कैलकुलेशन मिस्टेक आ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के साथ आपका सेट होता है कंप्लीट। ज्ञानगर यूट्यूब चैनल से बने रहें, लगातार सेट प्रैक्टिस करते रहें।
जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है उसको बनाने के लिए बोला है, तो उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आंसर कीजिएगा। आंसर कीजिएगा, आप ही को बेनिफिट होगा, उससे मुझे व्यक्तिगत मुझे लाभ नहीं हो। सिलेक्शन आपको लेनी है, जितना ज़्यादा प्रश्न से खेलेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम जब आप देंगे आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, हमसे क्वेश्चन बने ये मैटर नहीं करता, आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेनी है। इसीलिए प्रयास करिए कि क्वेश्चन को आप डील करिए, बनाइए। जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट करके पूछिए, व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है उसमें मैसेज करिए। ठीक है, मैं आपकी समस्या को देखूंगा। थैंक यू सो मच।